नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बजट पेश किया। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुझे ज्यादा खुशी होती अगर ये बजट पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पेश करते। वे मेरे बड़े के समान ही नहीं है, वे मेरे बड़े भाई भी हैं। जब राम वनवास गए थे और उनके खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर भारत ने काम जो किया था, उसी भावना के साथ मैं ये बजट पेश कर रहा हूं। कैलाश गहलोत ने कहा कि मनीष सिसोदिया बजट पेश करते तो मुझे और खुशी होती। वो मेरे बड़े भाई के समान है। मुझे यकीन है कि दुनिया भर के बच्चों की शुभकामनाएं मनीष सिसोदिया के साथ हैं। यह दिल्ली सरकार का 9वां और मेरा पहला बजट है। 2015 से 23 के बीच दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क दोगुना हो गया है। बसों की संख्या बढ़कर 7,369 हो गई है, जो सर्वाधिक है। आज सरकार ने दिल्ली को तिरंगे का शहर बना दिया है। आगामी बजट दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम G20 की मेजबानी कर रहे हैं। तो यह बजट एक स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित है। सम्मानित और विनीत महसूस कर रहा हूं। मुझे ज्यादा खुशी होती अगर यह बजट हम सभी के आदरणीय पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी द्वारा प्रस्तुत किया जाता। मनीष सिसोदिया जी मेरे बड़े भाई के समान ही नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। और जिस प्रकार जब श्री राम वनवास गए थे और भरत ने उनके खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रख के उन्होंने काम किया, उसी प्रकार से, उसी भावना के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, ये बजट पेश कर रहा हूं। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली ने अभूतपूर्व प्रगति देखी है। आज दिल्ली मॉडल, या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल, या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये जितने भी शब्द हैं, ये हर देशवासी की में आशा की एक नई किरण जगाता है। साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विश्वास देता है कि सरकार उनके परिवार के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, कल 78,000 करोड़ का बजट जो है वो दिल्ली में पेश किया गया। किस तरीके से यह बजट अहम रहा दिल्ली की जनता के लिए? क्यों जो उम्मीदें दिल्ली की जनता को थी, क्या वो पूर्ण हो पाई है इस बजट से? बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा कल 78,000 करोड़ रुपए का जो बजट था वो पेश किया गया, मगर इस बजट को लेकर भी कुछ दिक्कतें जरूर आई थी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में, क्योंकि बजट जो है वो देरी से पेश किया गया और उसके लिए भी दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट दिया गया है उसके अंदर देरी की गई है और वो बजट जो है वो पुराने तरीके से बजट है, यानी कि 8 साल पहले जो बजट दिया जाता था कि दिल्ली सरकार को, उसी तरीके से आज भी उतना ही बजट दिया जा रहा है। मगर यहाँ पर
जिस तरीके से कैलाश सिंह गहलोत की बात करें तो उनकी तरफ से जिस तरीके से कल बजट पेश किया गया, उन्होंने बिल्कुल मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए ये कहा कि उनके जो भगवान राम है वो वनवास गए थे तो उनके जो खड़ाऊ थे उन्होंने कसके सिंहासन पर रखकर उनके द्वारा काम किए गए थे, यानी कि अपने आप को भरत से कंपेयर किया गया और मनीष सिसोदिया को राम से कंपेयर किया गया। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से कैलाश सिंह गहलोत की बात करें तो उनकी तरफ से जिस तरीके से बजट पेश किया गया और उसके अंदर कहीं ना कहीं बड़ी कोशिशें जरूर की गई है कि दिल्ली सरकार के द्वारा कोई ना कहीं दिल्ली के विकास के लिए कहीं ना कहीं बड़े काम होते हुए नजर आए। इसी को लेकर दिल्ली के अंदर 26 ऐसे अंडरपास और फ्लाईओवर और कैसे ब्रिज बनाए जाएंगे जो दिल्ली के विकास कार्य के लिए बेहतर साबित होंगे। दूसरा यहाँ पर 1600 बसें जो है वो दिल्ली के अंदर 2023 के अंत तक लेके आएंगे, मगर अभी तक दिल्ली के अंदर जो डीटीसी बसें हैं वो लगभग 7000 के करीब है, यानी कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है, दिल्ली के अंदर बेहतर सुविधाएं देने की बात की जा रही है। दिल्ली के अंदर की बात करें तो और कहीं ना कहीं कोशिशें की जाएंगी कि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा शिक्षा को लेकर या फिर क्या कूड़े के जो पहाड़ है उनको खत्म करने की भी बात की गई है, मगर यहाँ पर जो बस डिपो है उनकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी। लगभग कहते हैं 57 बस डिपो जो है वो नए बनाए जाएंगे हाईटेक तरीके से, ताकि हर तरीके से दिल्ली के अंदर विकास होता हुआ नजर आए। मगर इस बजट को लेकर भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कोई भी सुधार नहीं किया गया है और ना ही बच्चों कैसे युवाओं के लिए कुछ इस बजट के अंदर रखा गया है, मगर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच में कहीं ना कहीं ये बजट जो है वो जरूर पेश किया गया है। जी राजीव, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, जब आम आदमी पार्टी की सरकार जहां भी है वहां ये बात अहम रहती है कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर इन पर अहम फोकस रहता है। क्या इस बार इन पर फोकस किया गया? क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि इस बार जो मुख्य मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के उससे मुकर गई है पार्टी। देखिए यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के बजट की, तो दिल्ली सरकार के बजट में की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं पहले शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मनीष सिसोदिया के द्वारा कार्य किए गए थे, स्कूलों को बेहतर किया गया था, शिक्षा की पढ़ाने के जो तरीका था वो कहीं ना कहीं बदला गया था। मगर यहाँ पर कैलाश सिंह गहलोत जो ने जिस तरीके से बजट पेश किया उसके अंदर शिक्षा को लेकर कोई भी ऐसा बड़ा बदलाव बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। दूसरा यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर 26 नए फ्लाईओवर बनाने की बात की गई है, अंडरपास बनाने की बात की गई है, ब्रिज बनाने की बात की गई है, मगर वो कहां पर बनाए जाएंगे, किस तरीके से बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक 1 साल पहले भी कहीं ना कहीं जो जकीरा फ्लाईओवर के पास जो था कैसे फ्लाईओवर बनाने की बात की गई थी उसके लिए भी कहीं ना कहीं शुरुआत नहीं की गई है। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से अब इस बजट को पेश किया गया है तो दिल्ली सरकार के इस बजट को कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के द्वारा कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के द्वारा जो पेश करना था वो उसको कैलाश सिंह गहलोत ने पेश किया। मगर यहाँ पर मनोज तिवारी की बात करें, भाजपा के जो नेता है उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि इस बजट से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, ना ही स्कूलों को लेकर भी जो कदम उठाए जाते थे वो इस तरीके से इस बजट के अंदर नहीं उठाए गए, सिर्फ कहते हैं जो सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, इस तरीके का आरोप जो है वो भाजपा की तरफ से लगाए गए। मगर देखना होगा इस बजट से आने वाले समय के अंदर कोई खास बदलाव होता हुआ नजर आएगा क्या नहीं होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो अंडरपास जो है वो कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल बनते हुए नजर आते हैं और अंडरपास को भी दोबारा से अब बनाने की बात की गई है, यानी कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो बदलाव करने की बात की जा रही है वो बदलाव कितना हो पाएगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें या मेट्रो परियोजनाओं की बात करें तो उनको लेकर किस प्रकार का बजट जो है वो रहा? देखिए कैलाश सिंह गहलोत की तरफ से जो बजट पेश किया गया, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि पहले 8 साल पहले मेट्रो सर्विस जो थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, अब दिल्ली के अंदर मेट्रो सर्विस बहुत ज्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से जनता को सुविधाएं मिल रही हैं। डीडीसी बसों की बात करें, इलेक्ट्रिक बसों की बात करें तो लगभग वो भी बढ़ाई जा रही है और दिल्ली के अंदर अभी तक 7000 के करीब जो है वो बसें हैं, मगर इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, यानी ई बसें जो है वो 1600 बसें जो है वो 2023 के अंदर अंत तक दिल्ली के अंदर आएंगी और उसके बाद में उनको रख रखाव के लिए बस डिपो भी बनाने पड़ेंगे, मगर उन बस डिपो को लगभग 50 से ज्यादा बस डिपो जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। मगर यहाँ पर अभी की जो सुविधाएं हैं वो इतनी कारगर नहीं है जिसको आने वाले समय के कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा सकता है, मगर कोशिशें जरूर की जा रही है और जो 78,000 करोड़ रुपए का बजट है उसको लेकर भी कहा गया कि 8 साल जो पहले बजट दिया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा उतना ही बजट आज भी दिल्ली को दिया जा रहा है, यानी कि इस बजट के अंदर केंद्र सरकार को कुछ ना कुछ और बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा
भाजपा के मनोज तिवारी की तरफ से कहा गया कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं रखा गया, गरीबों के लिए कुछ नहीं रखा गया है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि इस बजट के अंदर आम व्यक्ति के लिए कुछ भी खास नहीं है, ना ही शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, और जो दिल्ली सरकार के द्वारा राशन दिया जाता था या फिर कहीं सुविधाएं दी जाती थी उसके अंदर भी कोई खास बदलाव जो है दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच मौजूदा हालात और तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 1134 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 7026 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है। उन्होंने मास्क लगाने की अपील की है। साथ ही पीएम को स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने यह भी बताया कि रोजाना नए केस का औसत 888 है। पीएम ने नए स्ट्रेन की पहचान के लिए भी जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के आदेश दिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, जिस तरीके से कोरोना को लेकर पहले भी कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर की मार देश झेल चुका है, उसके बाद अब कोरोना के कुछ मामले बढ़ने से पहले की उच्च स्तरीय बैठक जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा की गई, कैसी ये बैठक रही, किस तरीके के आदेश दिए गए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा मुस्कान जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री साफ तौर से आदेश दिया कि जो कोविड के लगातार केस बढ़ते हुए नजर आया है, इस पर लगातार नजर बनाए रखा जाए, रोकथाम लगातार किया जाए, क्योंकि कल देखा जाए 11,034 जो नए मामले आए भारत के अंदर उसको भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि अभी कोविड गया नहीं है। लगातार लोगों को मास्क लगाना चाहिए, लगातार जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जो लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं इसको देखते हुए हर राज्य को भी निर्देश दिया है अभी कि सतर्कता बरतें, लापरवाही ना करें, जिससे लोगों को फिर दिक्कतों का सामना करना पड़े। मुस्कान जी, जिस तरीके से आदेश दिए गए हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी कहा गया है प्रधानमंत्री द्वारा, उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए प्रधानमंत्री जो निर्देश दिए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सचिव की तरफ से हर राज्य को लेटर भी अब जल्दी जारी होगा, क्योंकि कोविड अभी देखिए पूरी तरीके से गया नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले कई बार आर्थिक स्थिति झेल चुके कि कोविड से हम लोग भारत कितना पीछे जा चुका है, लेकिन उसको लेकर फिर से दोबारा ऐसी स्थिति न बन जाएगी जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना पड़े या फिर लॉकडाउन का सिचुएशन है, या कहीं ना कहीं देखा जाए कि पूरी तरीके से जो भारत बंद किया जाता था ऐसा कहीं सिचुएशन है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में खुद ही बैठक हुई। उन्होंने हर अधिकारी को निर्देश किया, स्वास्थ्य सचिव को निर्देश किया, क्योंकि हम बात कर ले बस रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की बात कर ले तो साथ ही साथ उड्डयन मंत्री भी मौजूद रहे, उनसे भी निर्देश दिया गया कि लोग यात्री आने वाले जाने वाले उनकी भी पूरी तरीके से प्रॉपर जांच किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि कोविड को लेकर फिर से सतर्कता बरतना शुरू कर दिया गया है। मुस्कान जी, शिवम, जिस तरीके से कोविड को लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी गई है और ये भी कहा गया है कि मास्क जो है उसका इस्तेमाल एक बार फिर से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरे तरीके से गया नहीं है। अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरीके से इसको लेकर आदेश दे रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं हर अधिकारियों का बात किया जाए या उच्च अधिकारियों की बात किया जाए या लोगों की बात किया जाए, लोगों को फिर से एक बार जागरूक किया जाएगा कि आप जो मास्क निकाल दिए थे उनको लगाना फिर शुरू करें, क्योंकि अभी कोविड के जो सिम्टम्स है कहीं ना कहीं खत्म हुई नहीं और फिर से लगातार भारत में इसके पेशेंट मरीज आ रहे हैं, लगातार लोगों की 2-4 लोगों की मौत भी हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दोबारा ये स्थिति कहीं ज्यादा बढ़ के ना हो जाए, इसको लेकर लोगों को जागरूक फिर से किया जाएगा, फिर से मास्क, सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये लगातार अगर 1134 केस आ सकते हैं पेशेंट के तो एक दिन के अंदर तो लोगों की मौत भी होने वाली है। इसको लेकर प्रधानमंत्री उनसे बैठेगा और साफ तौर से स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव और उड्डयन मंत्री को साफ निर्देश दिया कि किसमें लापरवाही कदाप न बरते, लोगों को जागरूक करें और साथ साथ उनको निर्देश करें कि आप मास्क, सैनिटाइजर जो प्रयोग किया जाता है उसको लगाना शुरू करें। ठीक है शिवम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आमतौर पर सुभाषपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव पर ओपी राजभर ने निशाना साधा है। जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि क्या चाचा शिवपाल के बुलाने पर सपा ज्वाइन करेंगे, तब उन्होंने कहा कि आज भी शिवपाल यादव दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं। आपने उस दिन सदन में उनकी पीड़ा को सुना, आज भी उनके दिल में दर्द है। मरहम और टैबलेट नहीं मिल पा रहा है। एक बीमार आदमी दूसरे का क्या इलाज करेंगे, वो नहीं कर सकते हैं। सुभाषपा प्रमुख ने कहा कि पहले अपनी पीड़ा को वो ठीक कर ले, तब दूसरे की पीड़ा को ठीक करने की बात करेंगे। शिवपाल यादव को मिली जिम्मेदारियों पर ओपी राजभर ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते। अखिलेश यादव पहले अपने स्वभाव में बदलाव लेकर आए, उसके बाद फिर किसी को सुझाव दे। जब वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने ही कहा था कि हमको किसी की सलाह की जरूरत नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए कि ओम प्रकाश राजभर जिन्हें कहा जाता है कि राजनीति के वैज्ञानिक हैं, लेकिन इस समय जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना माफ कीजिएगा शिवपाल यादव पर निशाना साधा है। अक्सर वो अखिलेश पर निशाना साधते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने शिवपाल यादव को पूरे तरीके से बीमार बता दिया है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राजनीति में ये कहा जा सकता है कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की जो बयान है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहते हैं और अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में रहने के कारण आमतौर पे सुभाषपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव को पर ओपी राजभर ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा है और उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल के बुलाने पर सपा ज्वाइन करेंगे और कहीं ना कहीं अब उन्हें कहा देखिए, आज भी शिवपाल यादव दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, क्योंकि आप जब उनको पार्टी बुला दिया गया, उनको सम्मान मिल रहा है, तब भी वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है, वो भी दुखी है। और ये कहा जा सकता है कि अपने उस सदन में पीड़ा सुननी पड़ी थी और कहीं ना कहीं आज भी उनके दिल पर दर्द है। मरहम टैबलेट नहीं मिल पा रहा है और एक बीमार आदमी दूसरे का क्या इलाज करेगा, ऐसा वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर ने इस तरह का बयान दिया। और अखिलेश यादव पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए भी शिवपाल यादव को ये कहा जा सकता है कि बीमार बताया, दुखी बताया और ये कहा कि इनको मरहम नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं सुभाषपा पहले पीड़ा वो ठीक कर दे, तब दूसरे की पीड़ा को ठीक करने की बात करें। और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को मिली जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर को वो कुछ नहीं कर सकते। आखिर अखिलेश यादव अपने स्वभाव के बदलाव को लेकर इसके बाद भी फिर किसी सुझाव दे और इस तरह का अखिलेश यादव को बयान दिया, क्योंकि अक्सर ओम प्रकाश राजभर पाला बदलते नजर आते हैं। कभी समाजवादी पार्टी की और कभी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए अक्सर नेताओं में दल बदल की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन साथ ही साथ गठबंधन को लेकर भी कहीं न कहीं स्थिति देखते हैं। कोई नेता अपनी पार्टी को लेकर हट जाता है, कोई विलय करने की बात करता है, तो ओम प्रकाश राजभर अब बस शिवपाल यादव पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव पर कहीं न कहीं शिवपाल यादव के माध्यम से अखिलेश यादव पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर।
जितेंद्र, जिस तरीके से अगर बात करें 2024 का आपने जिक्र किया, राजभर कह रहे हैं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनके पास 2024 के लिए एक नया फॉर्मूला है। आखिर कौन से फॉर्मूले की वो बात कर रहे थे? देखिए, अब उनका कौन सा फॉर्मूला है वो ओम प्रकाश राजभर ही बताएंगे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 2024 का चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा टिकट या सीट पाने के लिए ओम प्रकाश राजभर फिलहाल तो अभी कई खबरों में चर्चा में आए थे। ब्रजेश पाठक के साथ वो गले मिलते नजर आए थे। ब्रजेश पाठक ने भी कहा जा सकता है कि अटल ट्रस्ट के उनको उपाध्यक्ष भी बनाने का काम किया था। तो ये कहा जा सकता है कि उस तरह की चीजें भारतीय जनता की ओर ओम प्रकाश राजभर का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं दिखते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस बार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि पूरी रणनीति को तैयार करने का काम करेगा। आखिर 2024 का जो चुनाव आएगा, क्योंकि अमित शाह से भी मिले थे और इसके बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका झुकाव है या समाजवादी पार्टी की ओर, लेकिन अभी उनका पाला कोई फिक्स नहीं रहा। लेकिन सबसे ज्यादा झुकाव की बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव उनका दिखाई दे रहा है, क्योंकि अक्सर अब वो भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है। शिवपाल यादव अब भी उनके निशाने पे आ गए, लेकिन शिवपाल यादव के माध्यम से अखिलेश यादव पर निशाना साधते ओम प्रकाश राजभर कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो उसको 2024 में वो अपनाने का काम करेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर 2024 में उस फॉर्मूले पर किस पार्टी के साथ जाएंगे वो 2024 में ही पता चल पाएगा। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब में विभिन्न कैडर विंग्स में सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए मेरिट लिस्ट अप्रैल 2023 के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद है। पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने यह बताया है कि फोर्स के 4 कैडर में एसआई की भर्ती के लिए ओएमआर आधारित परीक्षा 16 अक्टूबर 2022 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी। फिलहाल मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने अंतिम परिणाम अप्रैल 2023 के पहले सप्ताह में आ सकता है ये कहा। पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार हर साल पंजाब पुलिस में 1800 कांस्टेबल और 300 एसआई के पदों की भर्ती होनी है। भर्ती की प्रक्रिया साल की शुरुआत से अंत तक पूरी कर ली जाएगी। सीएम पंजाब भगवंत मान ने युवाओं को रोजगार देने और रिक्त पदों को भरने के लिए हर साल पुलिस भर्ती की घोषणा की थी। सीएम मान द्वारा पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभागों के रिक्त पदों को भरने की घोषणा भी की गई है और इस संबंधी प्रक्रिया लगातार जारी है। साल 2016 के बाद साल 2022 में पंजाब के युवाओं को पुलिस विभाग में रोजगार पाकर राज्य की सेवा करने का मौका मिला। पुलिस विभाग के विभिन्न कैडर में 16 अक्टूबर 2022 को मध्य में ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित की गई थी। ये भर्ती कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता मनप्रीत कौर हमारे साथ मौजूद हैं। अमन, जिस तरीके से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने यह ऐलान किया था कि हर साल भर्तियां की जाएगी और रिक्त पद जो हैं वो भरे जाएंगे, उसको लेकर अब ये परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित किया जा सकता है। मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है, यानी कि ये साफ है कि जो वायदे हैं उन पर खरा उतर रही है मान सरकार। देखिए, इस चीज़ का ऐलान उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाकायदा किया गया था कि हम हर साल भर्तियाँ निकालेंगे। तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो खाली पड़ी हैं पंजाब में, लंबे समय से जो नौजवान हैं इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जिसके चलते हुए कल एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जल्दी जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है ऑफिसर्स की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा था कि हर साल हम सितंबर में पुलिस कर्मियों की जो भर्ती किया करेंगे, हम बाकायदा पहले तो विज्ञापन देंगे, यानी कि एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी। एडवर्टाइजमेंट के बाद उसका प्रोसेस शुरू होगा ताकि सब चीज़ें फ्री एंड फेयर हों और सबके सामने सब चीज़ें हों। किसी को ये चीज़ ना लगे कि किस तरीके की कोई पार्शियलिटी जो है की जा रही है सरकार की तरफ से। तो एक पारदर्शिता लाने के लिए लोगों को, जो नौजवानों को जो दावा और वादा किया उसको पूरा करने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से लगातार इस तरीके के जो उपराले हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि चुनावी ईयर में चीज़ें होती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वादे, ताकि लोगों को ये लगे कि सरकार जाते हुए नहीं बल्कि आते ही सरकार ने काम किया। क्योंकि सरकार का एक मोटिव होता है कि अगर हम इस पहले चुनावी ईयर से, यानी कि पहले ही साल अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो पूरे 5 साल के लिए हम काम करेंगे, तो जाहिर है लोग
खुश होकर अगले 5 साल के लिए भी वोट डालेंगे। लंबी स्ट्रेटजीज होती हैं कई बार सरकारों की, तो ये उसी स्ट्रेटजी पे सरकार चल रही है। जिस तरीके से इसको मैंडेट सरकार को दिया गया था, तो लग रहा है कि वो लोगों की चीजों के ऊपर खरी उतर रही है। जिस तरीके से अब युवाओं को भी एक कह सकते हैं कि उम्मीद मिली है, क्योंकि 2016 से जो भर्ती है वो रुकी हुई थी, लेकिन अब जब ये भर्ती शुरू हो गई है तो युवाओं को रोजगार की एक नई उम्मीद मिली है। जाहिर है उम्मीद तो होती है, और जब 2016 से भर्ती नहीं हुई अब और एक तो ऐलान कर दिया गया सरकार की तरफ से, और हर साल का प्रोसेस है और हर साल इस तरीके से किया जाएगा। अभी तो जो पिछला बैकलॉग था वो उसको क्लियर करके उसको भर्तियां की जा रही है। सितंबर में नई एडवर्टाइजमेंट निकाली जाएगी सरकार की तरफ से। जाहिर है लोगों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने के मद्देनजर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बुधवार को सहायक टाउन प्लानर जालंधर रवि पंकज शर्मा और उसके दो साथियों कुणाल कोहली और अरविंद शर्मा को 8 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले से संबंधित चौथे मुलजिम आशीष अरोड़ा को अभी गिरफ्तार करना बाकी है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए विजिलेंस की तरफ से टीमों का गठन किया गया है। इसी दौरान उक्त मुलजिमों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसकी तरफ से मुलजिमों को 5 दिनों के रिमांड पर विजिलेंस के हवाले कर दिया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि गांव बाटकलां जिला जालंधर के निवासी और कैसल हेरिटेज कंपनी के डायरेक्टर नरेंद्र सिंह ने साल 2005 में नगर निगम जालंधर से बाकायदा नक्शा स्वीकृत कराने के उपरांत जालंधर में मैरिज पैलेस बाट फैसल का निर्माण करवाया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से विजिलेंस ब्यूरो लगातार कार्रवाई कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार धरपकड़ जारी है, इस बीच अब जिस तरीके से जालंधर से एक प्लानर को गिरफ्तार किया गया, किस तरीके की जानकारी? जी बिल्कुल, विजिलेंस ब्यूरो ने जो है 4 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया है। विजिलेंस ब्यूरो जो है जो रिश्वतखोर जो अफसर हैं या कोई भी अधिकारी हैं उन पे जो है पहले से ही नकेल कसी हुई है। आपको बता दूं कि एक नक्शा पास करवाना था, जिस इस पूरे मामले में जो है 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। विजिलेंस ब्यूरो ने जो है 3 लोगों को जो है इस पूरे मामले में जो है गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिन का पुलिस रिमांड जो है विजिलेंस विभाग को मिला है और एक व्यक्ति है उसकी जो है अभी जो है जगह जगह छापेमारी कर रही है, उसकी जो है उसको गिरफ्तार करना भी इसमें बाकी है। जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां की गई है, इनपुट कहां से मिला, किस तरीके की जानकारी विजिलेंस के पास? जी बिल्कुल, शिकायतकर्ता ने जो थी शिकायत दी थी विजिलेंस विभाग को। जब वो पैसे जो है उनको देने के लिए वहां पर अधिकारियों को पहुंचे तो 8 लाख रुपए जो थे जब देने के लिए पहुंचे तो विजिलेंस ने जो है रंगे हाथों वहां पे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जो रिश्वत वाले रुपए थी, जो मनी थी, क्या उसको अपने पास कब्जे में ले लिया है विजिलेंस ब्यूरो ने, और किस तरीके की पूछताछ सभी लोगों से जारी है? जी बिल्कुल, जो रिश्वत जो 8 लाख रुपए की जो दी गई थी वो उन्होंने अपने विजिलेंस विभाग ने अपने कब्जे में जो है ले लिया है और जो है आगे की भी पूछताछ जो है जारी जो है की जा रही है। और भी कई जो है इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी किन लोगों से जो है रिश्वत इन्होंने मांगी, क्योंकि अक्सर जो है वो जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट के पास नक्शों के लिए जो है और भी कई लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है और भी बड़ा जो है इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। किस तरीके के खुलासे होने की उम्मीद है? क्या पूछताछ अभी की जा रही है? जी बिल्कुल, पूछताछ जिस तरह से आपको बताया कि 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, इसमें और भी आगे जो है खुलासे हो सकते हैं और किन लोगों से उन्होंने जो है रिश्वत ली थी और किन लोगों से नक्शे पास कराने के नाम पे जो है पैसे लिए गए। बड़े खुलासे जो हैं इस पूरे मामले में विजिलेंस विभाग जो है जब अगली 5 दिन बाद जब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तो बड़े खुलासे कर सकती है विजिलेंस। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न बोर्ड और निगमों में आगामी दिनों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की तैनाती होनी है। इनमें तैनाती के वक्त कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलनी चाहिए। ये मांग हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात के दौरान की। सूत्रों की माने तो प्रतिभा सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताया कि हिमाचल सरकार में जो नियुक्तियां हो रही है, क्या वो उनके ध्यान में है या नहीं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह ने सालों से लग्न के साथ पार्टी में काम कर रहे कार्यकर्ताओं को विभिन्न बोर्ड और निगमों में तैनाती का आग्रह किया है। इसी खबर पर हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से ये बात सामने आ रही थी कि प्रतिभा सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इस मुलाकात में जो कार्यकर्ता हैं उनको अब तरजीह देने की बात की गई है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पदों के लिए। जी बिल्कुल, सूत्रों के अनुसार अगर माने तो बताया यही जा रहा है कि जो प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, लगातार उनके पास शिकायतें पहुंच रही है कि जो अभी चेयरमैन की नियुक्तियां हो रही हैं या दूसरे जो लोगों को जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें जो है एक विशेष ग्रुप को जो तरजीह है वो मिल रही है। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता उनका जो मनोबल है वो टूट सकता है, जो लोग हैं उनमें नाराजगी बढ़ सकती है। तो जो प्रतिभा सिंह है उन्होंने मुलाकात की है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे, और उनसे आग्रह किया है कि निगमों में तैनाती है वो उसमें कोई गुटबाजी ना करे, वो बराबर जो कार्यकर्ताओं का जिनका हक बनता है उनको सबको जो कार्यकर्ता उनको एक बराबरी के तौर पर वो नियुक्तियां मिले। लेकिन अभी एक विशेष ग्रुप को जो तरजीह मिल रही है उससे जो है जो कांग्रेस है उसमें गुटबाजी उभर सकती है। जी, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात की गई है, आग्रह किया गया है कि कार्यकर्ताओं को ही आगे रखा जाए जो लंबे समय से लग्न से कार्य कर रहे हैं। क्या इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है? जी देखिए, अभी उनकी तरफ की तो कोई प्रतिक्रिया इस तरह से आई नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये पता लगा है कि मुलाकात हुई है और उन्होंने जो है अपनी थोड़ी सी नाराजगी प्रतिभा सिंह ने भी दर्शाई है। क्योंकि आपको बताएं कि विधायक भी कुछ जो है वो नाराजगी जता चुके हैं। उनका कहना है कि जो ट्रांसफर अधिकारियों की हो रही है और उनके जो एरिया में जो कर्मचारी लगाए जा रहे हैं उनसे पूछा नहीं जा रहा है और एकदम से कर्मचारी अधिकारी उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में उनका औचित्य क्या रह जाता है। और जो कांग्रेस की जो इस तरह की जो आपको बताएं कि जो ये नियुक्तियां हैं, तैनातियां हैं, ये आधा दर्जन से अधिक जो बोर्ड है वो निगम है वहाँ पे कांग्रेस कर चुकी है। और वहाँ पे जो माना जा रहा है कि एक विशेष जो है उन्हीं को तरजीह मिल रही है। जो मुख्यमंत्री के जो करीबी रहे हैं वो बेशक एक्टिव है नहीं है, लेकिन उन्हीं को यहाँ पे तरजीह दी गई है। तो ऐसे में जो गुटबाजी है वो बढ़ सकती है, नाराजगी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह है उन्होंने आग्रह किया है कि एक तो इसके ऊपर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो निर्देश है वो हिमाचल की जो सरकार है या जो सरकार है उनको दें, और यहाँ पे जो कार्यकर्ता उनको एक तरीके से देखें, क्योंकि जो काम कर रहे हैं जिनके कारण जो सत्ता में कांग्रेस आई है उनके साथ अगर इस तरह से होगा तो जो नाराजगी गुटबाजी उभरेगी और ये निश्चित तौर पर ना कांग्रेस सरकार के लिए अच्छा होगा ना संगठन के लिए। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड सरकार के 1 साल के कार्यकाल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनभावनाओं के अनुरूप बताया है। सीएम धामी ने कहा कि अगले 10 साल के रोड मैप को लेकर प्रदेश सरकार काम कर रही है। जनता ने जिस उम्मीद और भावनाओं के तहत बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया है, उसी के तहत प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान कई अभूतपूर्व फैसले लिए गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दी गई है। महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण का फैसला, जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून किया गया और सख्त नकल विरोधी कानून को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अंत्योदय के 1,76,000 परिवारों को 1 साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाने की योजना भी इस सरकार में ही शुरू की गई। सर, सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, देखिए जो हमने संकल्प लिए थे या जो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशाओं अपेक्षाओं के अनुरूप एक पल भी रुके बिना लगातार हम फैसले ले रहे हैं
और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा अगले 10 सालों का रूट मैप है, उस रूट मैप के आधार पर सारे विभाग आगे बढ़े। एक साल में हमने बहुत सारे जरूरी निर्णय लिए, जिसमें समान नागरिक संहिता हो, चाहे धर्मांतरण का कानून हो, या नकल विरोधी अभियान हो, मातृशक्ति को 30% का क्षैतिज आरक्षण हो, उत्तराखंड आंदोलनकारियों का 10% का आरक्षण हो, ऐसे अनेकों कार्य। और मातृशक्ति के लिए 1,76,000 परिवारों को, अंत्योदय के जो कार्ड धारक हैं उन सभी को 3 सिलेंडर एक साल में निःशुल्क भरे जाने का जो हमने संकल्प लिया था, वह भी हमारा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस साल के बजट में भी हमने उसका प्रावधान किया है। अन्य बहुत सारे जनहितकारी समय समय पर हमने निर्णय लिए और आगे भी लेंगे। ये हमने आधारशिला रखी है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आज धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूर्ण हो गया है, इस दौरान एक पुस्तिका का विमोचन किया गया और इसमें जो तमाम बातें हैं, जो उपलब्धियां हैं पिछले 1 साल की, वो वर्णित हैं। देखिए मुस्कान, बिल्कुल आज भाजपा सरकार धामी सरकार का के लिए विशेष दिन इसलिए है क्योंकि 1 साल आज धामी सरकार को पूरा हो चुका है और आज के दिन तमाम कार्यक्रम धामी सरकार की तरफ से रखे गए हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम आज देहरादून में जो होने जा रहा है वो एक पुस्तिका का विमोचन होने जा रहा है। वो पुस्तिका जिसमें 1 साल की उपलब्धता धामी सरकार की जो रही है, उस पुस्तिका में सब लिखा गया है कि क्या क्या काम धामी सरकार के द्वारा किए गए हैं। और इस पुस्तिका विमोचन आज 11 बजे धामी करेगी और उसके बाद ये पुस्तिका जो है वो लोकसभा विभाग के द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें 1 साल के निशान के नाम से यह प्रकाशित की गई है पुस्तिका। और इसमें जो कार्यक्रम है वो सूचना और लोकसभा विभाग आयोजित करेगा और वहीं जो सरकार की उपलब्धता है उसका कहीं ना कहीं इस पुस्तक में बखान किया गया है। और इसमें जो लोग हैं, महासूचना निदेशक यहाँ पर जो है बंशीधर तिवारी वो मौजूद रहने वाले हैं, निदेशक आशीष त्रिपाठी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा के पुस्तक का विमोचन होना है। और 1 साल में मुख्यमंत्री के द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं, भाजपा सरकार के द्वारा जनता के हित के लिए क्या काम किए गए हैं, कौन कौन निर्णय यहाँ पर किए गए, सभी पुस्तिका में उसका यहाँ पर लिखा गया है। पूरी तरीके से इस दिन को विशेष बनाने के लिए तमाम कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं। इसका विमोचन हर जिले में यहाँ पर किया जाएगा जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री के द्वारा और सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री की जो उपलब्धता है इस साल की वो कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया गया है। 1 साल के अंदर भावी सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं वो जनता तक पहुँचाने का कार्यक्रम किया गया। इसके अलावा कई और कार्यक्रम है जिसमें यहाँ पर जो इस दिन को विशेष बनाने के लिए रहने वाले हैं, तो जो 31 तारीख लगातार करने जाएंगी। तो पूरी तरीके से भावी सरकार के 1 साल को विशेष बनाने के लिए तमाम आयोजित यहाँ पर कार्यक्रम किए गए हैं और पूरी तरीके से मुख्यमंत्री इन सभी कार्यक्रमों में के अंदर शिरकत करने वाले। अगर पिछले 1 साल के कार्यकाल पर नजर डाली जाए तो कई ऐसे फैसले हैं जो धामी सरकार ने लिए हैं और इन फैसलों से जनता को भी जो है राहत हम कह सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए जो है वो क्षैतिज आरक्षण 30% दिया गया, आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण दिया गया, साथ ही अंत्योदय परिवारों को भी 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाने लगे हैं 1 साल में। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे अहम रहा क्योंकि पहला फैसला धामी सरकार का यही था। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर धामी सरकार के द्वारा काम किया गया, मुख्यमंत्री के द्वारा काम किए गए, क्योंकि चुनौतियां उत्तराखंड के अंदर दोबारा भाजपा की सरकार बनी है और चुनौतियां कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा है। जनता की जो जनभावनाएं हैं वो काफी ज्यादा धामी सरकार से लगी हुई है और कई बड़े फैसले जिसका जिसकी राह लगातार जनता देख रही थी उनको लेकर के यहाँ पर काम किया गया है। 10 साल का रोड मैप बनाने के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी ने कही है कि 10 साल तक धामी सरकार क्या काम करेगी, वो इस पुस्तिका में उसका कहीं ना कहीं उसको रखा गया है। और साथ ही क्योंकि सिविल कोड की बात की जाए और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो कानून बनाया गया है, नकल विरोधी कानून, देश का पहला बड़ा कानून बनाया गया है यहाँ पर नकल कानून, उसको लेकर के
किन चीजों को लेकर के यहाँ पर चीजें रखी गई हैं, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर आरक्षण की बात की गई है उसको एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर माना जा रहा है। जनता लगातार इन कामों को देख रही थी और पुष्कर सिंह धामी के ऊपर दबाव भी था कि ये सारे काम करने हैं, क्योंकि सरकार दोबारा आई है, जनता ने यहाँ पर बहुमत दिया है। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जानते हैं कि जनता उनसे क्या चाहती है और उत्तराखंड के अंदर क्या काम होना है। इसलिए लगातार पुष्कर सिंह धामी पिछले कई समय से लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनकी तरफ से, और जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने की बात उनकी तरफ से आती है। और कई काम कहीं लगातार, क्योंकि हम देखते हैं कि जब वो कहीं किसी दौरे में जाते हैं तो जनता सीधे कनेक्ट होते हैं, और कहीं विशेष तरह किसी अपने कहीं आवाज पे जाते हैं तो वहाँ जनता को लगातार बुलाते हैं। अगर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो जनता से मुलाकात करते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी में एक खूबी है कि जनता से कैसे कनेक्ट होना है, जनता की भावनाओं को कैसे समझना है, क्या काम यहाँ पर होना है, इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं आने वाले 10 सालों के लिए रखा गया है, और काम लगातार किए जा रहे हैं, और 1 साल की उपलब्धता कहीं ना कहीं बताई जाएगी, और आगे क्या रोड मैप है धामी सरकार का वो कहीं ना कहीं लगातार बताया जा रहा है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ बजट सत्र के 13वें दिन विधायकों का वेतन भत्ता पेंशन संशोधन विधेयक पारित किया गया, और ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व विधायकों के पेंशन और यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा लगाए गए इस विधेयक में पूर्व विधायकों की पेंशन 35,000 रुपए से बढ़ाकर 58,300 रुपए किया गया है। छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 सदन में आज सर्वसम्मति से पारित हो गया है। हालांकि विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा से बहिष्कार कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक, और हमारे पत्रकार साथियों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। हमारे पत्रकार साथी जो अपने जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं, बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिससे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है। साथ ही जनहानि साथ धनहानि की भी संभावना बन जाती है। ऐसे में जितने भी हमारे पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो, चाहे प्रिंट मीडिया को हो, चाहे पोर्टल के हों, सभी साथियों के जो ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी, और जो गांव में काम करते हैं उनके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता जदास माणिकपुरी हमारे साथ मौजूद हैं। जदास, जिस तरीके से कल 13वां दिन रहा विधानसभा के सत्र का, इस दौरान वेतन भत्ता पेंशन संशोधन विधेयक जो है वो पारित किया गया है और पूर्व विधायकों के पेंशन में बढ़ोतरी की गई। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा सत्र का अब अंतिम पड़ाव आया हुआ है, और इस अंतिम पड़ाव में जो है कल जो बहुत महत्वपूर्ण जो है विधेयक वो छत्तीसगढ़ में पारित हुई है, पत्रकार सुरक्षा विधेयक 2023। इसको सूचना पटल पर रखा गया पहले, उसके बाद जो है कल चर्चा होनी थी, तो कुछ चर्चा भी हुई, लेकिन जो विपक्ष ने जो है इस पर चर्चा करने से पीछे हट गया, बायकॉट कर दिया उन्होंने। तो इसे फिर देखा जाए तो फिर सर्वसम्मति से फिर पारित किया गया है छत्तीसगढ़ की विधानसभा में। तो छत्तीसगढ़ के जो तमाम जो पत्रकार है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, चाहे वेब पोर्टल में हो, या अन्य प्रकार से जो पत्रकार हैं, जो ग्रामीण स्तर के पत्रकार हैं, उनको कहीं ना कहीं इस सुरक्षा कानून का जो है फायदा मिलेगा। और सरकार ने इस कदम में जो है इस मुद्दे पर जो है कदम उठाया है। और बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ जो है वो प्रदेश जो है दूसरा राज्य हो गया जहां पत्रकार सुरक्षा कानून जो है लागू हुआ है। इसके पहले जो है महाराष्ट्र में यह लागू है। आपको यह भी बताऊं कि छत्तीसगढ़ में कल जो यह
पत्रकार सुरक्षा विधेयक जो 2023 पास हुआ है, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के पत्रकार संघ है, पत्रकार है, उन पे खुशी की लहर है। और वहीं बता दूं कि इसमें जो है प्रावधान रखा गया है कि 6 सदस्यीय जो है इसमें 6 सदस्यीय जो समिति होगी वह पत्रकार से जुड़े जो ठीक है है। कोई शिकायत या फिर पत्रकार के ऊपर जो कोई झूठी एफआईआर होती है या कुछ भी ऐसे कानूनी कार्रवाई होती है उस पर ये सुनवाई करेंगे, जिसमें अधिकारीगण भी होंगे, जिसमें पत्रकार भी होंगे, कुछ शामिल होंगे। जो 6 सदस्यीय टीम जो इसमें गठित की जाएगी। वहीं आपको बता दूं कि इसमें जो है वह पत्रकारों के लिए तमाम जो सुविधा दी गई है कि जिस तरीके से सुरक्षा जो जान जोखिम में डालकर या फिर जो कवरेज के लिए जाते हैं, अनर्गल झूठे केसों में फंसा लिए जाते हैं, इसके बचाव के लिए इस तरीके के जो कानून है ठीक है वो जाराज, छत्तीसगढ़ में पेश किए गए और विधेयक पास की गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू संभाग के जिला सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मंगलवार बुधवार की रात पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सीमा पार से सीमा सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से गोलीबारी करने के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गया। इसे लेकर इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिला सांबा के रामगढ़ सब सेक्टर में चमलियाल सीमा चौकी पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने रात करीब 2:30 बजे हवा में टमटमाती लाल बत्ती को सीमा पार से इस ओर आते देखा। जवानों ने मौका संभालते हुए उस पर गोलीबारी की। इसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गया। मामले की छानबीन की जा रही है और तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बात करें जम्मू कश्मीर में, तो लगातार पाकिस्तान जो है वो सीमा पार से नापाक हरकतें बार बार कर रहा है और ड्रोन की साजिश बार बार कर रहा है। एक बार फिर से ड्रोन दिखा पाकिस्तानी, जिसको बीएसएफ ने वापस लौटा दिया। जी बिल्कुल, देखिए सांबा में एक बार फिर जो है आईबी पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, चांबलियाल का इलाका है, वहां पर मेला भी लगता है जून माह में। और खास करके कहा जाए इन्हीं इलाकों से लगातार घुसपैठ की कोशिशें भी जो हैं वो पाकिस्तान करवाता रहा है। और अब ड्रोन के जरिए जो ड्रोन वाली साजिश है वो लगातार पाकिस्तान जो है इन्हीं इलाकों में कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के खुद के हालात जो हैं वो इस वक्त से बदतर हैं, वहाँ खाने को कुछ नहीं है, लेकिन आतंकवाद को वो पूर्णतः पोषण जो है वो कर रहा है। और मंगल और बुध की रात को जो है एक बार फिर जो है वो ड्रोन दिखा, जब सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उस ड्रोन को भारतीय क्षेत्र के अंदर देखा तो उन्होंने उस पर फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन जो है वो वापस चला गया। लेकिन उसके बाद बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों ने मिलकर संयुक्त रूप से पूरे इलाके की छानबीन की है और हर आने जाने वाले वाहन की जो है वो चेकिंग की है। कहा जाए तो पिछले 1.5 वर्ष में पिछले 2 वर्षों में 1.5 दर्जन से ज्यादा बार जो है ड्रोन की घुसपैठ की गई है। पाकिस्तान की कोशिश यही रहती है कि जिस प्रकार से घाटी के अंदर आतंकियों की पास जो है वो पैसे की कमी है, इस समय हथियारों की कमी है। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।